दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सोए हुए बच्चे से कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, जो कि हरि नारायण व्यास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हरि नारायण व्यास जी का जीवन परिचय देखिए। कवि हरि नारायण व्यास का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में 14 अक्टूबर सन 1923 को ग्राम सुंदरी जिला शाजापुर में हुआ था। अभावों के मध्य उन्होंने उज्जैन और बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त की। बाल्य अवस्था से ही काव्य रचना में रुचि होने के कारण मामा गोपी वल्लभ उपाध्याय के बौद्धिक प्रभाव और प्रेरणा से आगे बढ़े। मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर के संपर्क से आपकी काव्य रचना और अधिक पुष्ट हुई। हरि नारायण व्यास की काव्य यात्रा 1951 में अज्ञेय के दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित होने से विधिवत आरंभ हुई। मृग और तृष्णा काव्य संकलन में उनके काव्य जीवन का प्रतिबिंब है। किसमें? उनकी रचना मृग और तृष्णा में। सामाजिक विकास और वातावरण उनके बाहरी संघर्ष और आत्मविकास को प्रेरणा देता है। यह उनकी कविता को नया स्वरूप प्रदान करता है। कवि की प्रमुख मान्यताएं कविता को जीवन और प्रतीक से जोड़कर स्वरूप लेती है। आपके मत के अनुसार जीवन और समाज का एक प्रबल अस्त्र है क्या? भाषा, जो जीवन से अलग ना होकर उसी में जीती है। व्यास जी कवि को सपनों का संसार कहते हैं, किंतु अपने आसपास के खुरदुरे यथार्थ यानी सत्य जीवंत परिवेश से जुड़कर ही आपकी कविता का विकास रचनात्मक आयाम लेता है। इनकी रचनाएं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान स्वातंत्र्योत्तर काल यानी कि स्वतंत्रता के बाद का समय के कवियों में हरि नारायण व्यास जी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यथार्थ जीवन को स्वाभाविक अभिव्यक्ति देने वाले नई कविता के कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आप विषमताओं के मध्य जीवन की रचनात्मकता में विश्वास रखते हैं। कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो कम ना हो, उस पे हम लगातार प्रयासरत रहें। इस प्रकार का अटूट विश्वास श्री हरि नारायण व्यास जी में है। इनकी कविता सोए हुए बच्चे। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इतनी दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव हैं, नाकामयाब की चोट से ये लहूलुहान है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वात्सल्य भाव में संकलित सोए हुए बच्चे से कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरि नारायण व्यास जी हैं। प्रसंग सांसारिकता से प्रताड़ित और जीवन संघर्षों में पराजित कवि ने बच्चे को कटु अनुभवों से दूर रखने का भाव व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या देखिए। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। कवि कहते हैं, कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं जिनको मैं तुम्हारी सुंदर पलकों से क्या कर दूं? छुआ दूं और ये विचार तुम्हारे भावी जीवन खूबसूरत सपने बन जाएं। मतलब भावी जीवन के मधुर स्वप्न बन जाएं, अर्थात मेरे विचार तुम्हारे भविष्य को संवारने वाले नहीं हैं।
ये ख्याल इतनी दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाब की चोट से लहूलुहान है। मेरे विचार प्रारंभ से ही ऐसे नहीं हैं। ये ख्याल इतने दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, अर्थात ये जो ख्याल हैं ये सांसारिकता की कठिनाइयों की आग की लपटों ने जला दिया है। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल प्रारंभ से ही ऐसे नहीं थे, उन्हें सांसारिकता की कठिनाइयों की आग की लपटों ने क्या कर दिया है, जला दिया है। पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाब की चोट से ये लहूलुहान है। संसार की पर्वत जैसी समस्याओं से टकराकर मेरी जीवन की नाव नाकामयाब अर्थात असफलताओं के प्रहरों से रक्त रंजित हो गई है। लहूलुहान का मतलब होता है खून से लथपथ या रक्त रंजित, हम इसको कह सकते हैं। कहने का आशय यह है कि मुझे संसार में असफलताएं ही मिली हैं, अतः मेरा जीवन कष्टमय रहा है। इसलिए मेरे विचार आपके भविष्य संवारने वाले नहीं हो सकते। तितली की पाँखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। बिवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वात्सल्य भाव में संकलित सोए हुए बच्चे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरि नारायण व्यास जी हैं। प्रसंग इसमें होगा, यहाँ कवि ने रेशमी बालों वाले बच्चे को अपनी कठोर हथेली पर न छूने का भाव व्यक्त किया है। व्याख्या देखिए, तितली की पाँखों सी तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। बच्चे के प्रति स्नेह भाव से कवि कहता है कि तितली के पंखों जैसी तुम्हारी आँखों में उभरते हुए सुखद भविष्य की आकांक्षाओं के इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष अर्थात सतरंगी स्वप्न इस जीवन की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। बिवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। कवि कहते हैं कि मेरी दरारों वाली, बिवाई हाथों में दरार पड़ जाना अर्थात रेशम जैसे बालों की बचपन की जो अलहड़ता है वह क्या हो जाएगी? वह तहस नहस हो जाएगी। सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा, इसलिए मैं अपनी हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों को नहीं छूऊंगा। सैसवी मतलब बचपना। अगली पंक्तियाँ, फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा, आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। संदर्भ उपरोक्त ही होगा। प्रसंग यहाँ कवि अनुभव करता है कि सांसारिक विसंगतियों में असफल रहने से शुष्क शरीर के स्पर्श से बच्चे का भविष्य क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। व्याख्या देखिए, फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा, आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन की असफलताओं के कारण मिले कष्टों से सूखी दरारों भरी चमड़ी का स्पर्श भविष्य के मंगलमय इरादों वाले बच्चे से नहीं करना चाहता। वह जानता है कि तीव्र इरादों, आशाओं भरे बालक को यदि ये कटु अनुभव पता लग गए तो उसका मनोबल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कामयाब भविष्य टूट जाएगा और आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा।
आने वाला समय इसके लिए मुझे ही क्या ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। ऐसे कवि के विचार हैं। आगे देखिए, तुम्हारी पलकों में तैरती उनींदी पुतलियों पर सेमल की रुई सी सुबह की नींद, जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने। यहाँ पर प्रसंग मंगलमय भविष्य के प्रति बालक की आतुरता का अंकन किया गया है। व्याख्या देखिए, तुम्हारी पलकों में तैरती उनिंदी पुतलियों पर, बच्चे के प्रति कवि का भाव है कि तुम्हारी शिशु अवस्था की पलकों में उनिंदी अर्थात जिसमें नींद भरी हो, नींदियारी पुतलियों पर सेमल रुई सी सुबह की नींद, सेमल की रुई के समान प्रातःकाल की हल्की नींद तैर रही है। जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है। जगने से पहले का जो आलस्य होता है, आलस्य तुम पर छाया है, मंडरा रही है, छाया है, लेकिन और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने को, लेकिन तुम्हारा मन सुखद भविष्य के निर्माण के लिए छलांग लगाने को क्या है, आतुर है कुलाचे भरने को, अर्थात छलांग लगाने को आतुर है, लालायित है। ठीक है, इस प्रकार से इन पंक्तियों का भावार्थ है। अगली पंक्तियां, हम तुम ही से तो अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओठों की छुवन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। प्रसंग इसमें यहाँ पर नींद में विभोर बच्चे के प्रति कवि आशाप्रक शुभ भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या देखिए, हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारे अस्तित्व, अहमियत, महत्व का आधार तुम ही हो। तुम हो तभी हम हैं और तुम ही हमारी क्या हो, पहचान हो। ठीक है, तुम ही हमारी पहचान हो, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही हमारे जीने की आधार, भूख और प्यास का कुछ मतलब है, उद्देश्य है, मकसद है। यदि तुम ना हो तो हमारे लिए खाना पीना, यहाँ तक कि जीने का भी कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे भोले कोमल गालों का चुंबन मैं अपनी रोगी ओठों से, बीमार ओठों से, रोगी ओठों से नहीं करूंगा, अन्यथा वे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, उन्हें मैं नहीं जलाऊंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। आगे कवि कहते हैं कि तुम इसी प्रकार की सुखद नींद में आनंद में भविष्य के स्वप्न देखते हुए मुस्कुराते रहो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें जगाने को सुखमय प्रकाश स्वयं आएगा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का भावार्थ है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।